हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल क्लास फॉर स्टडी और यहाँ पर आपकी क्लासेस चालू हैं। किस एग्जाम्स के लिए? पटवारी के लिए, वन रक्षक के लिए, एमपीएसआई और एमपीपीएससी, इनसे जुड़े जो बेसिक विषय हैं उनके लिए आपकी क्लासेस चालू हैं। यानी ये जो विज्ञान का विषय हम पढ़ा रहे हैं, विज्ञान की एक 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप जाके इसी चैनल पर बैक वीडियोज़ में देख सकते हैं। 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं। हम जो विज्ञान पढ़ा रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं हम एनसीईआरटी बेसिस पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें एनसीईआरटी के आधार पे जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, या जो भी क्वेश्चंस पेपर्स में आते हैं वो एनसीईआरटी में सीधे सीधे मिलते हैं। तो एनसीईआरटी को हमने उठाया है और एनसीईआरटी ज़्यादा बेसिक ना हो इसलिए 6th, 7th, 8th की हमने छोड़ दी है। 9th क्लास से हमने स्टार्ट किया है। 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वो हम कंप्लीट पूरी करेंगे इसी चैनल पर। और अभी जो वीडियो में थोड़ा सा गैप हो गया था, लेकिन आगे की वीडियोज़ रेगुलर आएंगी आपके पास, इस बात का हम ध्यान रखेंगे और आप बस पढ़ना जारी रखिए। 9th क्लास की एनसीईआरटी हमने शुरू की है। इसका पहला चैप्टर हमारा हो चुका है। पहला चैप्टर था पदार्थ के बारे में, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका दूसरा चैप्टर है कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो हमारी आज की क्लास यहाँ से शुरू होने वाली है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको देखकर लाइक जरूर करना। आज का हमारा चैप्टर है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थ के बारे में हमने समझा था पिछली क्लास का। हल्का सा मैं आपको मेमोराइज करा देता हूँ कि पिछली क्लास में हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस के बारे में पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा कि पदार्थ एक ही अवस्था में होता है या फिर कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि अवस्था परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कि ठोस से गैस में, ठोस से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में। इस तरह से उनकी परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन ताप के कारण होता है और दाब के कारण होता है, इसको भी हमने समझा। और इसके बाद हमने समझा था इवेपोरेशन यानी कि वाष्पीकरण के बारे में। इस क्लास में हम इसका आगे बढ़ने वाले हैं कि हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं क्या वो शुद्ध हैं। अब ये जो शुद्ध वर्ड है ये हमारा मतलब इसका चैप्टर का नाम देखिए आप एनसीईआरटी का। ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ये चैप्टर कुछ इस तरह से शुरू होता है। वो पूछता है हमसे कि जैसे हमारे आसपास कोई चीज़ें मार्केट में जैसे बिच रही हैं, जैसे कि शुद्ध घी, शुद्ध दूध, इस तरह से जो भी बिचता है, वो जो शुद्ध वर्ड है ये वो वर्ड नहीं है। ये शुद्ध पदार्थ का मतलब कुछ और है। इस शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है, आप यहाँ देख सकते हैं शुद्ध पदार्थ यानी कि प्योर सब्सटेंस। इसका मतलब है कि ऐसा पदार्थ जिसके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। इससे मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी मटेरियल यूज हुआ है किसी पदार्थ के अंदर वो समान रासायनिक प्रकृति के हैं, यानी उनका जो केमिकल नेचर है, जो उनके गुण हैं वो एक से ही हैं। ठीक है, मतलब भिन्न भिन्न नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक मिश्रण में, जैसे इसका जो विपरीत होता है मिश्रण होता है। मिश्रण में आप जैसे नमक और पानी का मिश्रण हो या चीनी और पानी का मिश्रण हो, उसमें आपको जल के कण अलग मिलेंगे, चीनी के कण अलग मिलेंगे, यानी इनका नेचर अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आप जैसे कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं तो उसके अंदर जो एक एक मॉलिक्यूल होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा। ठीक है, अगर वाटर अकेला है तो वाटर के मॉलिक्यूल सारे एक से होंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी तत्व होगा, जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, तत्व से मतलब जो तत्व की सारणी होती है उसमें से कोई भी तत्व आप उठा के देख सकते हैं, वो सब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो शुद्ध पदार्थ की डेफिनेशन होती है कि जिसके सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। अब ये चीज़ हमने पहले क्लास में भी पढ़ी थी। शुद्ध पदार्थ के अंदर दो चीज़ें आती हैं, एक तत्व और दूसरा यौगिक। ठीक है, तत्व को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट, यौगिक को कंपाउंड। देखिए जो यहाँ पे जो मेन शब्द हैं उसको मैं इंग्लिश में बताते जा रहा हूँ, बाकी पूरी क्लास को बाइलिंगुअल करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तत्व यानी कि एलिमेंट और यौगिक यानी कि कंपाउंड। अब समझते हैं कि तत्व क्या होता है। तत्व की जो डेफिनेशन है ये केमिस्ट्री के जो जनक बोलते हैं हम इसको, लेवाइजियर, उन्हीं ने दी है। उनने क्या बताया इसके बारे में कि रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जिसे अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसके जो तत्व का जो मॉलिक्यूल होता है ना वो एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बना होता है। और केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसमें एटम्स बेसिक इकाई होता है, एटम आपस में और नहीं टूटता है। तो वो ये बता रहे हैं कि ऐसी किसी भी केमिकल रिएक्शन में जिस पदार्थ को और सरल पदार्थों में यानी दो अलग अलग प्रकार के पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता उसे कहते हैं हम तत्व। ठीक है, तो तत्व की जो सारणी होती है उसके अंदर हम देखेंगे कि तत्व को 3 भागों में बांटा गया है, धातु में, अधातु में और अपधातु में, यानी कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में।
ठीक है, इसके बारे में अगली स्लाइड में मैं बताता हूँ आपको, नेक्स्ट बोर्ड को मिटा के दोबारा बनाएंगे। यौगिक का मतलब और समझ लेते हैं। ठीक है, यौगिक का मतलब होता है दो या अधिक तत्वों से, दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में, यानी उनका एक रेशियो फिक्स्ड होता है, रासायनिक संयोजन से बना जो पदार्थ होता है उसे यौगिक कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं H2O और CO2 या ऐसा कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2O में आपने देखा कि हाइड्रोजन के दो एटम जुड़े हुए हैं और ऑक्सीजन का एक एटम, यानी कि इनका रेशियो 2:1 है। ये हमेशा इसी रेशियो में जोड़ेंगे, चाहे आप इसकी कितनी मात्रा ले लेना, तब जाके ये एक मॉलिक्यूल बनता है, एक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो इसमें दो या दो से अधिक तत्व यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। इसका नियत रेशियो जो कि 2:1 है और ये इसके केमिकली संयोजन से बना है। ठीक है, जब ये केमिकली आपस में रिएक्ट करते हैं तब जाके एक यौगिक बनता है। उसी प्रकार से CO2 है, CO2 में आप देख सकते हैं कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल हैं, तो इस रेशियो में इनका संयोजन हुआ है। ठीक है, तो हमने समझा शुद्ध पदार्थ के बारे में। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वो चीज हुआ जिसके सभी कण की प्रकृति, रासायनिक प्रकृति एकदम सेम है, यानी एक ही प्रकार के कणों से बना हुआ पदार्थ शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ये साइंस की लैंग्वेज में शुद्ध का हमने परिभाषा समझी। अब शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हमने दो चीजें समझी, एक तत्व और दूसरा यौगिक। तो आइए तत्व को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। इस पे एक दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, बेसिक क्वेश्चन, और इसके बारे में हल्की सी जानकारी हम अभी ले लेते हैं। बाकी 10th क्लास में चैप्टर है मेटल और नॉन मेटल के बारे में, वहां से हम इन तत्वों की ये जो विभाजन है इनका, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड वाला, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी बेसिक जान लेते हैं कि तत्व क्या होते हैं, और इसकी परिभाषा से आप थोड़ा समझ लेंगे कि तत्व क्या है। ठीक है, तो तत्व पहले तो कौन-कौन से होते हैं, तो आपने इस तरह की एक टेबल देखी होगी जिसे आवर्त सारणी बोलते हैं। ठीक है, ये हेनरी मोसले ने दी है इस तरह की आवर्त सारणी, और इसमें जो भी एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे हीलियम, इस तरह से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस तरह से जो होती है, इसमें जो हर एक जो नाम लिखा होता है वो सब एलिमेंट होते हैं, वो सब तत्व हैं। ठीक है, वो अपने आप में एकदम प्योर हैं और एक ही प्रकार के एटम से बने हुए होते हैं, मतलब एक ही एटम है वो, और उससे बनके उनके मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और बाकी कंपाउंड के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, कंपाउंड क्या है। तो मेटल जो होते हैं ना, तो तत्व जो शब्द है वो शब्द दिया है रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, और तत्व की परिभाषा दी है लेवाइजियर ने। लेवाइजियर जो केमिस्ट्री के जनक है, और इसकी जो परिभाषा है वो हमने पिछली स्लाइड में देख ली थी। ठीक है, तत्व के अंदर ये तीन प्रकार आते हैं तत्व के, एक धातु, एक अधातु, एक उपधातु। ठीक है, इंग्लिश में इन्हें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड बोलते हैं। अब समझते हैं धातु क्या होती है। मोस्ट ऑफ द जो हमारे तत्व हैं आवर्त सारणी में वो मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल काफी कम है, मेटलॉइड कुछ गिने चुने हैं। धातु के गुण होते हैं, धातु गुण आपने सुने होंगे इनके, कि धातु चमकीली होती है। ठीक है, ये सिल्वर गोल्डन कलर की होती है, सफेद पीली, सफेद चांदी के रंग की और पीली सोने जैसे रंग की, जैसे पीतल होती है, कांसा होती है, तो ये सब भी पीली होती हैं लगभग। ठीक है, धातुएं सुचालक होती हैं, किसकी? ऊष्मा और विद्युत की, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर होती हैं। ठीक है, धातु तन्य होती हैं। तन्य का मतलब होता है डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि धातु से आप कितना भी लंबा तार बना सकते हैं। सोना जो है ना वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, इतना डक्टाइल होता है कि आप 1 ग्राम सोने से शायद कुछ मीटर या कुछ किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। ठीक है, धातु आकादवर्ध होती है। आकादवर्ध का मतलब होता है मेलिएबिलिटी, इंग्लिश में मेलिएबल होती हैं। मेलिएबल यानी धातुओं को पीट पीट कर चादर बनाया जा सकता है। ठीक है, धातुएं प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, यानी कि सोनोरस, यानी इनको जब अपन बजाएंगे तो इसमें से टन की आवाज आती है। ठीक है, ये कुछ धातुओं के एग्जाम्पल है, सोना, चांदी, आयरन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, मरकरी, ये सब धातु हैं। अधातुओं के गुण देख लेते हैं। धातुएं सफेद पीली रंग की होती हैं, जबकि अधातु कई सारे कलर्स में होती हैं। ठीक है, धातुएं सुचालक होती हैं, जबकि अधातु कुचालक होती हैं। और वही जो सारे गुण इनमें होते हैं, तन्य, तन्यता, आघातवर्धता, प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं, वो सब इसमें नहीं होते। ठीक है, तो ये क्लियर है अधातु के बारे में, और बाकी मैंने बताया इसके बारे में डिटेल में अपन 10th क्लास में जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके गुण मेटल और नॉन मेटल के बीच में होते हैं, इन्हें मेटलॉइड बोलते हैं या सेमी मेटल बोलते हैं। ठीक है, उपधातु बोलते हैं हिंदी में। ये हैं बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और भी कुछ होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे।
बाकी अपन ने समझ लिया शुद्ध पदार्थ के अंदर एक तो तत्व आते हैं, एक यौगिक आते हैं। यौगिक क्या होता है ये अपन ने पढ़ लिया है। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे मिश्रण के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हमने शुद्ध पदार्थ को समझ लिया है। ठीक है, शुद्ध पदार्थ के अंदर तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरी चीज होती है उसे मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं मिश्रण के बारे में। यहाँ पे हमने इसकी डेफिनेशन भी लिखी है और मैं आपको साथ साथ में बताता भी चलूंगा। देखिए, मिश्रण की डेफिनेशन में लिखा है कि दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में मिलने से, ठीक है, तो यहीं पर ये यौगिक से भिन्न हो जाता है। यौगिक में दो या दो से अधिक तत्व होते हैं और वो भी एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं। यहाँ पे क्या है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ हैं। अब शुद्ध पदार्थ तत्व भी हो सकते हैं और शुद्ध पदार्थ यौगिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की किसी भी अनुपात में मिलना, यानी कि उनका अनुपात कोई भी हो सकता है। जैसे कि यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पानी का एक गिलास लिया और उसमें आपने 1 चम्मच नमक डाला, तो इस तरह से वो नमक और पानी का मिश्रण बना। ठीक है, अगर आप उसमें 4 चम्मच नमक भी डालेंगे तब भी वो नमक और पानी का मिश्रण होगा, तो उसका अनुपात कोई भी हो सकता है। जबकि पानी जो हमने यौगिक देखा था उसमें ऐसा नहीं था, उसमें अनुपात निश्चित होता था तत्वों का। ठीक है, अब मिश्रण जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। ये चीज़ हमने फर्स्ट वीडियो में भी देखी थी, अब थोड़ा सा डिटेल में समझ रहे हैं हम और धीरे धीरे समझेंगे कि मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं समांगी मिश्रण जिन्हें होमोजीनियस कहते हैं, दूसरे होते हैं विषमांगी मिश्रण जिन्हें हेट्रोजीनियस कहते हैं। ठीक है, समांगी जैसे इसका शब्द का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो आपको दिखेगा कि सम अंग, जिसके पूरा मतलब जो मिश्रण पूरे थ्रू आउट द सॉल्यूशन जो एक सा जिसका कंपोजिशन हो, यानी कि जिसका संगठन पूरे मिश्रण में एक समान हो। वही बात जैसे हमने नमक और पानी का घोल बनाया तो ऊपर उसका जैसा नमक और पानी का टेस्ट है वही टेस्ट लास्ट बूंद में मिलेगा जो पहली बूंद में मिलेगा, क्योंकि वो एक सा है पूरे में। हालांकि ये मिश्रण जो होता है वो तनु या सांद्र यानी कि डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। किस बेस पे कि उसमें पानी में नमक कितना है, अगर नमक कम है तो वो डाइल्यूट कहलाएगा, अगर थोड़ा ज़्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा। और तनु सांद्र जो है वो तुलनात्मक मतलब एक तुलनात्मक शब्द है, यानी एक विलयन दूसरे विलयन के कंपैरिजन में तनु या सांद्र हो सकता है। ठीक है, आइए समझते हैं विषमांगी मिश्रण को। विषमांगी मिश्रण वो होता है जिसमें संगठन पूरे मिश्रण में अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है। वही जैसे कि आपने पानी में रेत डाल दी तो रेत कभी घुल नहीं पाएगी, रेत बैठ जाएगी नीचे, ऊपर रेत के कुछ बारीक कण तैरते रहेंगे, तो उसका कंपोजिशन पूरे मिश्रण में एक समान नहीं रहेगा। और इसके जो अंश होते हैं वो भौतिक दृष्टि से पृथक पृथक होते हैं, यानी कि आप जब देख सकते हैं ना आंखों से, जैसे आप नमक और रेत को मिला दीजिए तो आप उसमें नमक और रेत को अलग अलग देख सकते हैं, पानी में रेत को मिला दीजिए तो आप पानी में रेत को अलग अलग देख सकते हैं, क्योंकि वो विषमांगी मिश्रण है। ठीक है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिश्रण है। अब चलते हैं विलयन की तरफ। जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं ना इन्हें हम विलयन भी कहते हैं, यानी कि सॉल्यूशन। ठीक है, और सॉल्यूशन की डेफिनेशन भी यही है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, सॉल्यूशन का मतलब ही होता है समांगी मिश्रण। ठीक है, और सॉल्यूशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के। सॉल्यूशन के 2 भाग होते हैं, मतलब सॉल्यूशन में मेजर 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 घटक होते हैं इसके। ठीक है, जिन्हें विलायक और विलेय कहते हैं। विलायक वो घटक होता है जो विलयन के अंदर अधिक मात्रा में मौजूद होता है। ठीक है, और विलेय वो घटक होता है जो कम मात्रा में मौजूद होता है। विलायक वो होता है जो विलेय को अपने अंदर घोलता है, और विलेय वो होता है जो दूसरे के अंदर घुल जाता है। सेम एग्जाम्पल नमक और पानी का या चीनी का ले लें आप। पानी में तो पानी ज़्यादा मात्रा में होता है, उसमें थोड़ी सी चीनी हम घोलते हैं, तो वो चीनी जो है ना वो विलेय है, और जो पानी है वो विलायक है। ठीक है, और चीनी और पानी के मिलने से जब कोई चीज़ बनती है ना तो वो सॉल्यूशन यानी कि विलयन है। ठीक है, वो एक समांगी मिश्रण है जिसकी कंपोजिशन पूरे मिश्रण में सेम रहने वाली है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे मैंने लिखे हैं, और ये एग्जाम्पल वो हैं जो जनरली हम नहीं सोचते। जैसे हम नमक पानी, नमक चीनी चीनी और जल, नमक और जल की बात कर रहे थे, ये वैसे नहीं है। जब हम मिश्रण के बारे में सोचते हैं, विलयन के बारे में सोचते हैं, तो हमारे मन में ऐसा आता है कि कोई ठोस चीज़ या कोई लिक्विड चीज़ लिक्विड में मिलाई जा रही होगी, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ठोस और ठोस का भी विलयन होता है। जैसे कि अलॉय, अलॉय का मतलब है मिश्र धातु। मिश्र धातु में क्या होता है, 2 अलग अलग धातु जो दोनों सॉलिड होते हैं, ठोस होते हैं, उन दोनों को मिलाकर एक तीसरी धातु बनाई जाती है, मिश्र धातु बनाई जाती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपने सुने होंगे, जैसे कि अपन सुनते हैं पीतल के बारे में। ठीक है, अच्छा, ये पीतल का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है एग्जाम में
कि पीतल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है। तो पीतल बनती है कॉपर यानी कि तांबा और जिंक से मिलके, ठीक है। तो पीतल एक मिश्र धातु है और मिश्र धातु होने के साथ साथ ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि जैसे कि हम मिश्रण के बारे में आगे जब मिश्रण और यौगिक के बीच में जो अंतर होता है उसको पढ़ेंगे तो उससे आपके मिश्रण और यौगिक से रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिश्रण में एक बात क्या होती है कि मिश्रण में जो उसके घटक होते हैं उन दोनों घटकों के गुण प्रदर्शित होते हैं मिश्रण में। तो इसमें तांबा और जिंक दोनों के गुण दिखते हैं, ठीक है। इसलिए ये एक विलयन है और इसकी जो कंपोजिशन होती है वो पूरे अलॉय में यानी पूरी मिश्र धातु में एक समान होती है। यानी आप मिश्र धातु को कोई भी टुकड़ा ले लें, जैसे कोई पीतल की मान के चले बर्तन है, उसका आप कोई भी टुकड़ा लेंगे उसमें वही जिंक और जो तांबा है उसकी कंपोजिशन समान मिलेगी आपको, ठीक है। तो तांबा इसमें लगभग 70% होता है और 30% जिंक होता है, उससे मिलकर बनती है हमारी पीतल। तो ये एक अलॉय है। इस तरह से और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। कांस्य के बारे में एक क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, ये सबसे बेसिक जो धातु हैं। इसके बाद हालांकि हम एक वीडियो में आपके लिए एक लिस्ट दे देंगे क्योंकि ये चीज़ें बहुत आती हैं कि पीतल यानी कि ब्रास किस किस से मिलकर बना है, ब्रॉन्ज किस किस से मिलकर बना है, ठीक है। तो कांस्य बनता है मिलके तांबा और टिन से। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी उसको बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि उन्होंने कांस्य का आविष्कार किया था। तो कैसे किया था? उसमें वो 9 भाग तांबा मिलाते थे और 1 भाग टिन मिलाते थे, उससे मिलकर बनाते थे, ठीक है। तो एक इसका एग्जाम्पल हो गया विलयन का अलॉय। ये ठोस और ठोस का एग्जाम्पल है, यानी ठोस में ठोस को मिलाने से विलयन तैयार हो रहा है, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में ये विलायक हो जाएगा और ये विलेय हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी मात्रा कम है। दूसरा इसका एग्जाम्पल मैंने दिया एयर। एयर वायु जिसको बोलते हैं हम, इसमें ये गैस का गैस में एग्जाम्पल है। आपको एयर की कंपोजिशन पता होगी कि एयर में 78% होती है नाइट्रोजन गैस, है ना, 21% होती है ऑक्सीजन गैस और बाकी 1% पे अन्य सभी गैसेस होती हैं, ठीक है। तो वायु को हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे विलेय है और नाइट्रोजन विलायक है, ठीक है। ऑक्सीजन का नाइट्रोजन में विलयन, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जांपल हमारा सोडा वाटर का। जो आप सोडा वाटर हम जनरली पीते हैं, कहीं पे भी कोई शॉप वगैरह पे आपने पिया होगा, या सोडा वाटर की जगह आप कोक कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, गैस का पानी में विलयन होता है, ठीक है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो कि जल में घुली हुई होती है सोडा वाटर में, ठीक है। उसी के कारण वो बबल्स आते हैं, जो झर्राट आता है उसमें से, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो ये गैस का जल में विलयन है, ठीक है। इसको भी जनरली हम नहीं सोचते, हम हमेशा लिक्विड को लिक्विड में मानते हैं या फिर सॉलिड को लिक्विड में समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा टिंचर आयोडीन का एक एग्जांपल दिया है मैंने। टिंचर आयोडीन में क्या होता है, आयोडीन का अल्कोहल में विलयन होता है। आयोडीन इसमें विलेय होता है और अल्कोहल इसमें विलायक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको विलयन समझ में आ गया होगा। विलयन एक तरह का समांगी मिश्रण है, ठीक है, और विषमांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें उसके घटक अलग अलग दिखते हैं। इसकी भी 2 कैटेगरी होती है विषमांगी की, जो आगे हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो होती है, एक होता है निलंबन सस्पेंशन और एक होता है कॉलॉइड। उसके बारे में और उसके गुणों के बारे में अगली वीडियो में समझेंगे। अभी हम समझते हैं विलयन के गुणों के बारे में, ठीक है। विलयन के गुण होते हैं जिसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है बेसिक, तो वो गुण आपको याद करना चाहिए ताकि आप अगर उससे रिलेटेड कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो आप उसे कर सकें, ठीक है। और इसे जरूर याद कर लें। ऐसे कई सारे अलॉयज की एक लिस्ट हम कोई एक दिन कोई शॉर्ट वीडियो बना के आपको दे देंगे जो मैक्सिमम पूछे आते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, सबको याद रखना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो सिलेक्टेड है उसकी लिस्ट मैं आपको यहाँ पर बनवा दूंगा, ठीक। तो आइए देखते हैं विलयन के गुण के बारे में। जैसा कि हमने सबसे पहले देखा कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, तो इसका पहला गुण यही है कि विलयन एक समांगी मिश्रण होता है, ठीक है। दूसरी बात है कि इसके कणों का व्यास, मतलब हमने देखा इसके कण बहुत छोटे होते हैं। जैसे हमने कोई चीज़ अगर एक सॉल्यूशन बनाया हमने, जैसे नमक को पानी में घोला है, तो इतने अच्छे तरीके से वो घुल जाता है कि उसके जो कण बनते हैं सॉल्यूशन के वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। वो आप आंखों से देख ही नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं, जो 1 नैनोमीटर से कम होते हैं। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है कि 10⁻⁹ मीटर,
यानी इसका जैसे एक 10 की पावर में लिखूंगा -2, इसका मतलब हो रहा है कि 100वां हिस्सा, 1 मीटर का 100वां हिस्सा। 10 की पावर -3 लिखूंगा तो इसका मतलब हो रहा है 10 का मतलब 1 का भी 1000वां हिस्सा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 10 की पावर -9 मीटर का कितना छोटा हिस्सा है। ठीक है, इसके 1 करोड़ से भी छोटा हिस्सा है, लगभग 100 करोड़ करीब छोटा हिस्सा है इसका। ठीक है, यानी 1 के भी अगर 100 करोड़ भाग करेंगे 1 मीटर के भी, तो वो हिस्सा आ रहा है, उतने छोटा एक कण होता है इसका। तो आप समझ लीजिए कितने छोटे इसके कण होते हैं। तीसरी बात है, इतने छोटे कण होते हैं, इस कारण से अगर अपन इस पर टॉर्च से लाइट मारते हैं, जैसे आपने एक कांच के गिलास में सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस पर आप एक साइड से टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश जो है कांच के अंदर दिखेगा नहीं आपको, गिलास के अंदर सॉल्यूशन में। ठीक है, तो इसका तीसरा गुण है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता। इस प्रकाश का मार्ग दिखता है ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये जो विलयन होता है ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। ठीक है, चौथी बात है कि ये स्थायी होता है। स्थायी का तात्पर्य ये है कि जैसे आपने अगर विलयन को बनाया, आपने नमक का या शक्कर का घोल बनाया और उसको आपने रख दिया, तो आप उसको चाहे 8 घंटे रखें ना, चाहे 10 घंटे रखें ना, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नमक के कण वापस नीचे बैठ जाएं। ठीक है, अगर वो अच्छे तरीके से घुल चुके हैं तो। ठीक है, तो वो नीचे नहीं बैठेगा, यानी कि विलयन स्थायी होता है। पांचवी बात है कि अगर इसको आप छन्नी से या किसी फिल्टर पेपर से छानेंगे तो छानने पर आप इसके कणों को पृथक नहीं कर सकते। यानी कि अगर नमक अच्छे तरीके से घुल गया है पानी में, तो आप जब इसको छन्नी से छानेंगे तो इसमें से नमक के कण आप पृथक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए विलयन के गुण। अब विलयन को विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के अकॉर्डिंग आप 3 नाम और मतलब 3 प्रकार से और बांट सकते हैं, या 3 नाम आपने सुने होंगे और इन टर्म्स को आपको जानना जरूरी है कि संतृप्त विलयन क्या होता है, तनु और सांद्र। देखिए, तनु और सांद्र के बारे में तो मैंने आपको बताया कि तनु को डाइल्यूट कहते हैं, यानी कि जिसमें सॉल्यूट कम हो। ठीक है, और सांद्र यानी कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि जिसमें अधिक सॉल्यूट हो। ठीक है, और ये दोनों हैं आपस में तुलनात्मक टर्म है, यानी कि एक सॉल्यूशन, मान के चलिए एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे कि एक बीकर है, इसमें 100 ml वाटर है। ठीक है, ये दूसरा पात्र है, इसमें भी 100 ml है, और ये तीसरा पात्र है। ठीक है, इन तीनों में अपन ने 100 ml पानी डाला है। ठीक है, अपन इनमें डालते हैं चीनी। ठीक है, इसमें मैंने 20 ग्राम चीनी डाली, इसमें 30 ग्राम और इसमें डाली 40 ग्राम। ठीक है, तो ये वाला जो विलयन बनेगा ना, वो इसकी तुलना में सांद्र होगा और ये इसकी तुलना में तनु होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन ये इसकी तुलना में तनु है। ठीक है, और ये 40 ग्राम वाला जो है वो 30 ग्राम वाले की तुलना में सांद्र है, कॉन्सेंट्रेटेड। यानी कि तनु और सांद्र जो है ना, वो तुलनात्मक टर्म है, यानी कि कोई सॉल्यूशन किसी दूसरे सॉल्यूशन के तुलना में गाढ़ा है या हल्का है। ठीक है, इस चीज को हम समझ सकते हैं उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर। ठीक है, अब एक टर्म आती है संतृप्त, यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उसे समझते हैं। देखिए, कोई एक निश्चित टेम्परेचर पर, मान के चलिए आपने एक सॉल्यूशन लिया, आपने वो सेम 100 ml वाटर लिया। ठीक है, आपने अब इसमें नमक डालना शुरू किया, साथ साथ में इसको घोलते जा रहे हैं, आप घोलते जा रहे हैं और ये उसमें घुलता जा रहा है। एक अगर आप टेम्परेचर को फिक्स्ड रखें तो एक समय ऐसा आएगा जब ये आपस में घुलना बंद कर देगा नमक उसमें, तो उस टेम्परेचर पे अगर उसमें और ज़्यादा उसका विलय नहीं घुल सकता विलयन में, तो उस स्टेज को कहते हैं अपन संतृप्त विलयन। उस स्टेज पे जो विलयन होगा उसे कहेंगे संतृप्त विलयन। और विलेय पदार्थ की जो मात्रा उस टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर पे, उसे बोलते हैं उस पदार्थ की घुलनशील, उस विलयन की घुलनशीलता। ठीक है, अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी मात्रा और घुल जाएगी विलेय की, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से जो विलयन है उसमें जो विलायक है उसके कण आपस में दूर दूर होने लगेंगे, उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, तो उनके बीच में स्पेस बढ़ जाएगा, उसमें और अधिक विलेय घुल जाएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं तो हर एक टेम्परेचर पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे उस विलयन में आप और अधिक विलेय नहीं घोल सकते। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है, उस पॉइंट पे जो विलयन आपको प्राप्त हुआ है उसे कह सकते हैं हम सैचुरेटेड, यानी कि संतृप्त विलयन। ठीक है,
तो यहाँ पे आपने समझा इन टर्म्स को कि संतृप्त विलयन क्या है, तनु क्या होता है, सांद्र क्या होता है। ये वर्ड्स आपको पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन आगे जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे उसमें आपको ये टर्म्स बहुत ज़्यादा काम में आने वाली हैं। ठीक है, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, ये सब। और विलयन के गुण जो है इसमें, जैसे इस चीज़ पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, इस पॉइंट पर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपके बहुत काम के, कि जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन प्रकाश का मार्ग, निम्न में से किस में प्रकाश का मार्ग नहीं दिखता है, तो उसका आंसर होगा विलयन। जबकि हम आगे जो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, निलंबन और जो कॉलॉइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनमें प्रकाश का मार्ग दिखता है। ठीक है, और क्यों दिखता है इसके बारे में हम उसी चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। वीडियो अगर आपने पूरी देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहें, ताकि हम ऐसी और वीडियोस लाते रहेंगे आपके लिए, और आपकी धीरे धीरे करके हम 9th की फिर 10th की NCERT कंप्लीट करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।